प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार दोस्तों। आज मैं 28 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर को प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण वीडियो है, परीक्षा उपयोगी है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर जानकारी और संपूर्ण जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। तो दोस्तों, आज का परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वीडियो मैं प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, अनंत अंबानी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने बड़ा फैसला लेते हुए अनंत अंबानी को कंपनी का पूर्णकालिक डायरेक्टर नियुक्त करने का ऐलान कर दिया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ह्यूमन रिसोर्सेज, नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी की सिफारिश पर यह फैसला किया है। जानकारी के लिए बता दें कि अनंत की नियुक्ति 1 मई 2025 से 5 साल तक के लिए होगी। हालांकि ये शेयर धारकों की मंजूरी के बाद ही फाइनल मानी जाएगी। दोस्तों, अनंत अंबानी इस वक्त रिलायंस के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर कंपनी से जुड़े हैं। इसके अलावा वे जियो प्लेटफॉर्म से मार्च 2020 से, रिलायंस रिटेल वेंचर से मई 2022 से और रिलायंस न्यूज एनर्जी व रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी से जून 2021 से जुड़े हैं। वे इन बड़ी कंपनियों के बोर्ड का भी हिस्सा हैं। इतना ही नहीं, सितंबर 2022 से वे रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, अनंत अंबानी सिर्फ कारपोरेट जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है, उनका दिल पशु कल्याण के लिए भी धड़कता है। वे गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा प्रोजेक्ट के संस्थापक हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े पशु पुनर्वास और संरक्षण केंद्रों में से एक है। अनंत अंबानी सिर्फ कारपोरेट जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है, उनका दिल पशु कल्याण के लिए भी धड़कता है। वे गुजरात के जामनगर में स्थित वन तारा प्रोजेक्ट के संस्थापक हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े पशु पुनर्वास और संरक्षण केंद्रों में से एक है। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियों के बारे में जानकारी। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस दिनेश महासेरुई को नियुक्त किया गया। यूजीसी के अध्यक्ष विनीत जोशी बने। अजय भूषण पांडे को एआईआईबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। संतोष कुमार को इंडेस बोर्ड के, दोस्तों इसे फिर से सुने, संतोष कुमार को इंडसइंड बैंक के डिप्टी सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया। राम नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डब्ल्यूईएफ द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया। जस्टिस बी आर गवई को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मीराबाई चानू को IWLAF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण परिवर्तनों को पता लगाने के लिए किसने क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर उपकरण को उपग्रह पर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, नासा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, नासा क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर के विकास का नेतृत्व कर रहा है। यह एक कॉम्पैक्ट और अत्यधिक संवेदनशील क्वांटम सेंसर है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को अभूतपूर्व सटीकता के साथ मानचित्रित करने का वादा करता है। यह नई तकनीकी
पृथ्वी की सतह और उपसतह को समझने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, जिससे जलवायु विज्ञान, संसाधन खोज, नेविगेशन और ग्रहों के अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में नए आयाम खुलेंगे। दोस्तों, क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडोमीटर फाथ फाउंडर क्या है, इसके बारे में जानकारी। दोस्तों, QGGPF पहला ऐसा अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंसर है जिसे विशेष रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में सूक्ष्मतम परिवर्तनों को मापने के लिए डिजाइन किया गया। यह अत्याधुनिक क्वांटम तकनीक का उपयोग करता है ताकि सतह के नीचे की गतिविधियों जैसे पानी का प्रभाव, चट्टानों का स्थानांतरण, भूकंप और खनिज जमाव के कारण उत्पन्न मामूली गुरुत्वाकर्षण परिवर्तनों का पता लगाया जा सके। दोस्तों, पारंपरिक गुरुत्वाकर्षण सेंसरों की तुलना में QGGPF कॉम्पैक्ट है और केवल 125 किलोग्राम वजनी है। पारंपरिक सेंसरों की तुलना में 10 गुना अधिक संवेदनशील है। अंतरिक्ष में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया, जिससे इसे सस्ता और अधिक कुशलतापूर्वक लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंबुजा सीमेंट्स ने ओरिएंट सीमेंट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण पूरा किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी 37.8%। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी 37.8%। दोस्तों, अडानी समूह के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट्स ने सीके बिड़ला समूह की कंपनी ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड OCL में 37.8% प्रवर्तक हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया और वह इसकी प्रवर्तक बन गई। इसके साथ ही OCL में अंबुजा सीमेंट्स की कुल हिस्सेदारी 46.66% हो गई, क्योंकि इसने OCL के सार्वजनिक शेयर धारकों से 1.82 करोड़ शेयर यानी 8.87% भी हासिल कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 अप्रैल को मन की बात में का कौन सा एपिसोड पूरा किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी 121वां एपिसोड पूरा किया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डीम्ड B2B यूनिवर्सिटी का, फिर से सुने दोस्तों, हाल में डीम्ड 2B यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां स्थित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पुणे इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी। दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने फिल्म और मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लेते हुए पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट को डीम्ड 2B यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। अब ये दोनों संस्थान अपनी डिग्री और PhD कोर्स चला सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि ये दर्जा उन्हें UGC एक्ट 1956 की धारा 3 के तहत दिया गया। अब ये संस्थान रिसर्च, डॉक्टोरल और इनोवेटिव प्रोग्राम भी शुरू कर सकेंगे। दोस्तों, इसे फिर से सुने। अब ये संस्थान रिसर्च, डॉक्टोरल और इनोवेटिव प्रोग्राम भी शुरू कर सकेंगे। साथ ही ये दोनों संस्थान अब UGC के नियमों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में असम राइफल्स की पहली महिला डॉग
हैंडलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्री लक्ष्मी पीवी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियां। भारतीय बैंक संघ के सीईओ अतुल कुमार गोयल बने। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव दो हैं दोस्तों, शक्तिकांत दास और इसके अलावा पीके मिश्रा। एनआईआईटी विश्वविद्यालय के चांसलर बने अमिताभ कांत। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर शिव कल्याण रमन बने। एटीएम के नए अध्यक्ष अरुण मामेन बने। यूएसए के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान की निदेशक डॉक्टर जय भट्टाचार्य बने। पीएम नरेंद्र मोदी के निजी सचिव निधि तिवारी बने। भारत के अगले चीफ जस्टिस बी.आर. गवई बने। दोस्तों, ये 52वें क्रम के हैं और 13 मई को कार्यभार संभालेंगे। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाकिस्तान के बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वित्त वर्ष 2024-25 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा चीन की युआन है और दोस्तों चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। दोस्तों, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2025 में 99 अमेरिकी डॉलर का उछाल आया, जो पिछले साल 85 अमेरिकी डॉलर था। दोनों एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बीच विशाल अंतर द्विपक्षीय प्रवृत्ति से उपजा है। वित्त वर्ष 2025 में चीन में भारत का प्रतिशत 14.5%, अनुपात 14.25 अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि इसी अवधि में चीन से अनुपात 11.6%, अनुपात 111.5 अमेरिकी डॉलर हो गया। उल्लेखनीय है, चीन को भारत का गठबंधन अब 2019-20 के स्तर से नीचे आ गया है। दोस्तों, मार्च 2025 के आंकड़े इस तरह के पैटर्न को बताते हैं, जिससे चीन से पिछले साल के 7.7 अमेरिकी डॉलर की तुलना में 25% 9.6 अमेरिकी डॉलर का अनुपात हो गया। इस बीच भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरान न्यूनतम 1.55 अमेरिकी डॉलर पर जो कि 3% की गिरावट दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2025 के दौरान चीनी उद्योग में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सौर सेल और प्रमुख औद्योगिक उद्यमों की आबादी में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच किस देश में भेजा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फिलीपींस इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मुद्रा है फिलीपींस पेसो। प्रेसिडेंट हैं बोंगबोंग मार्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व डिजाइन दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 27 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। वर्ल्ड डिजाइन डे हर साल 27 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य डिजाइन की शक्ति और समाज में उसकी भूमिका को पहचानना है। यह दिन रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड डिजाइन डे हर साल 27 अप्रैल को मनाया जाता है और दोस्तों वर्ल्ड डिजाइन डे की शुरुआत इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ डिजाइन ICOD ने की थी। इसे पहली बार 1963 में मनाया गया। यह संस्था दुनिया भर के डिजाइन पेशेवरों को जोड़ती है। इनका मकसद डिजाइन के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाना है। दोस्तों, अच्छा डिजाइन जीवन को सरल और सुंदर बनाता है। यह टिकाऊ उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देता है। डिजाइन समाज में जागरूकता और समावेश को बढ़ाता है।
पर्यावरण अनुकूलन डिजाइन से प्रदूषण भी कम हो सकता है। वर्ल्ड डिजाइन डे हर साल एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। 2025 की थीम की अभी घोषणा नहीं हुई है, जैसी होगी अपडेट मिलेगा। थीम का उद्देश्य किसी सामाजिक या पर्यावरणीय मुद्दे को उजागर करना होता है। यह थीम डिजाइनरों को एक दिशा देती है सोचने और कार्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने बंगाल की खाड़ी में अपनी क्षेत्रीय स्तर की खोज और बचाव अभ्यास शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, भारतीय तटरक्षक बल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहां बनेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, अयोध्या। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, परंपरागत घाटों के विपरीत फ्लोटिंग स्नान घाट एक तैरती हुई संरचना होगी जो नदी के जल स्तर के अनुसार अपने आप समायोजित होगी। पांटून और मजबूत फाइबर सामग्री से बना यह प्लेटफॉर्म जल प्रवाह में के उतार चढ़ाव के बावजूद स्थिर रहेगा। अयोध्या फ्लोटिंग स्नान घाट पर एक साथ लगभग 300 श्रद्धालु सुरक्षित रूप से स्नान कर सकेंगे। यह आधुनिकता और आस्था का अनूठा संगम होगा, जहां श्रद्धालुओं को पारंपरिक श्रद्धा के साथ तकनीक का लाभ मिलेगा। दोस्तों, भारत का पहला महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे नोट कर लें। भारत का पहला राज्य, भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र बना। स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला राज्य केरल बना। देश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश बना। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। गौ अभयारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना। राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर मध्य प्रदेश में बना। भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन कर्नाटक में। अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। तो दोस्तों, ये रहे भारत का पहले राज्यों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टिलिक का छठा संस्करण संपन्न हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टिलिक 6 का छठा संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में औध स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हुआ। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व 60 सैनिकों वाले जाट रेजिमेंट की एक बटालियन और भारतीय वायुसेना कर रही है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह अभ्यास एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास दोनों देशों को संयुक्त सैन्य कौशल, तकनीक और प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाएगा। यह रक्षा सहयोग को भी बढ़ाएगा, जिससे दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। यह अभ्यास 28 अप्रैल तक जारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 171 मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए। दोस्तों, भारत में 171 मिलियन लोगों का अत्यधिक गरीबी से बाहर आना पिछले दशक की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है। विश्व बैंक ने अपनी स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता संक्षिप्त रिपोर्ट में गरीबों के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सिंगिंग बाउल
एंसेंबल में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों ये 42वें क्रम के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से पहले, जिसका उद्घाटन 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना में किया जाएगा, बोध गया के 375 बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग 201.17 वर्ग फीट और गायन कटोरा समूह के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत में कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 2030 तक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अनुमान है कि भारत 2030 तक अपनी 300 मिलियन टन स्टील क्षमता लक्ष्य को पार कर जाएगा और इसके बजाय 330 मैट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। 2017 में शुरू में अवास्तविक माना जाने वाला यह संशोधित लक्ष्य इस क्षेत्र में मजबूत मांग वृद्धि को दर्शाता है। पिछले साल स्टील उद्योग में 14% की वृद्धि देखी गई, जो जीडीपी की 6.5 से 7% वृद्धि अधिक थी, जो महत्वपूर्ण गति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सुधीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहां किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है रिपब्लिक ऑफ चाइना के जियामेन में सुधीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी, भारतीय बैडमिंटन टीम को 27 अप्रैल से 4 मई तक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जियामेन में होने वाले BWF सुधीरमन कप फाइनल 2025 के लिए इंडोनेशिया, डेनमार्क और इंग्लैंड के साथ ग्रुप डी में रखा गया। ड्रा की घोषणा गुरुवार को की गई। सुधीरमन कप बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय मिश्रित टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता है जो हर 2 साल में आयोजित की जाती है। दोस्तों BWF सुधीरमन कप फाइनल 2025 का ड्रा ग्रुप ए में है चीन, हांगकांग, चीन, थाईलैंड, अल्जीरिया। ग्रुप बी में है दक्षिण कोरिया, चाइना, ताइपे, कनाडा, चेकिया। ग्रुप सी में है जापान, मलेशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। ग्रुप डी में भारत, इंडोनेशिया, डेनमार्क, इंग्लैंड। दोस्तों सुधीरमन कप में प्रत्येक मुकाबले में 5 मैच होते हैं, पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल। सुधीरमन कप के 19वें संस्करण में कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी। ड्रा के दौरान 4 वरीयता प्राप्त टीमों को अलग अलग समूहों में रखा गया है, जिसमें गत विजेता और मेजबान चीन ग्रुप ए में शीर्ष वरीयता प्राप्त है। इंडोनेशिया, कोरिया, जनवादी गणराज्य और जापान क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें और इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।